क्षेत्र में हमारी सरकार ने ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। हर बार की तरह इस बार मैं फिर हाजिर हूं एक दिग्गज नेता के साथ। जी हां, वो जनता पार्टी में रहे, मशहूर वकील भी हैं, जनसंघ का साथ भी मिला, राज्यसभा भी गए, 5 बार सांसद भी रहे और जब भी बोलते हैं सुर्खियों में रहते हैं, खबरों में रहते हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं और मेरे साथ बातचीत करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुब्रमण्यम स्वामी की। आपका बहुत स्वागत है जी। नेशनल हेराल्ड को लेकर के जिस तरीके से आपने मामला डाला और उसके बाद कहीं से बात निकल के आई कि सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ इसी बात से खुश हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो है कोर्ट में पेशी हो गई। क्या सिर्फ पेशी करना ही मकसद था या वाकई भ्रष्टाचार था? क्या है पूरा मामला? अभी तक जो भी मैंने केसेस लिए हैं, जैसे 2G का जी, या पहले रामकृष्ण हेगड़े का, अन्य जयललिता का, जी, मैं आखिर तक उसको ले गया। जी, पेशी से हमें कोई संतोष नहीं मिलता है। जी, जब दंडित होते हैं भ्रष्ट लोग, जी, तब हमें संतोष मिलता है। जी, तो जब इसीलिए ये तो दंड तक हम लड़ेंगे। लड़ेंगे। लेकिन स्वामी जी, अक्सर पहले आपकी अच्छी खारी यारी दोस्ती थी राजीव गांधी के साथ। राजीव गांधी जी को लेकर के आपने उनके समर्थन में सार्वजनिक बयान भी दिए कि बोफोर्स मामले में उनका कोई लेना देना नहीं हो, बिल्कुल पाक साफ है। राजीव गांधी का तो था ही नहीं, वो तो हाँ, मैं तो पब्लिकली कहा भी। राजीव गांधी की उतनी थी जितना आज मनमोहन सिंह का है कोयला पर, और वो बीबी के दबाव में दस्तखत करते रहे। बीबी के दबाव में दस्तखत करते हैं। लेकिन फिर कांग्रेस की जो दूसरी की जो पीढ़ी है, जो अब सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, उनको लेकर के हर रोज एक नया मामला, कभी सोनिया गांधी की एजुकेशन को लेकर के, कभी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के, अब जो मामला है वो नेशनल हेराल्ड को लेकर। देखिए, राजीव गांधी के साथ में घनिष्ठ मित्रता थी। वो बहुत एक सभ्य और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और दिल से अच्छे आदमी थे। उस समय मेरा कोई परिचय नहीं था सोनिया से। इतना ही था कि वो चिढ़ती थी बहुत जल्दी, और जब भी मैं राजीव गांधी को मिलता था उनके घर में, वो भी 2 बजे रात को, ये कहीं नहीं दिखाई पड़ती थी। ना मैं पूछता था और वो ना उनके बारे कुछ बोलते थे कि सोनिया ऐसा कहा, सोनिया ऐसा कहा, कभी उन्होंने कहा नहीं था। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद फिर हमने सोचा कि ये बीवी है और इसको अब विधवा हो गई, तो इसके साथ अच्छा रहना चाहिए। और नरसिम्हा राव इनके अच्छे रिश्ते नहीं थे, बिगड़ गए थे और बिगड़ते गए, और हम नरसिम्हा राव के मंत्री पद में थे। और नरसिम्हा राव मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे बहुत सालों से पहले। तो मैंने सुलह करने की कोशिश की, लेकिन वो बना नहीं और उन्होंने फिर नरसिम्हा राव को टारगेट किया। बट मेरी जो नाराज़गी आई वो तो जब आई जब उसने मुझे और जयललिता से आग्रह किया कि बीजेपी का सरकार को गिराना चाहिए। बट अब हम अटल बिहारी वाजपेयी और हमारी भी पुरानी दुश्मनी थी। क्या आपका बिल्कुल भी 36 का आंकड़ा था, कहीं भी आप उनको एक तो इसीलिए मैं बीजेपी में नहीं, जनता पार्टी में बने रहा और संघ की अनुमति से। तो फिर मैंने ये जयललिता ने मुझे कहा कि नहीं, आग्रह किया कि नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने सरकार को गिराया था, परंतु उस समय एक अंडरस्टैंडिंग थी कि एक वैकल्पिक सरकार बनेगा, नहीं तो चुनाव होगा तो खर्चा होगा, सब हमें गाली देंगे। तो ये तय हो गया था कि वैकल्पिक सरकार किस प्रकार होगी और कैसे तय होगी। पहले गिराने की बात थी वो, क्योंकि मुश्किल काम था। फिर भी मैंने 2 महीने लगाकर इसको एक वोट से हम इस सरकार को गिराया। बाद में जो भी हमने 1 हफ्ते के अंदर
वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने हमसे कहा था जी और सब तैयार थे कि क्या करना है, कौन बनेगा, ये सब तय हो गई थी। जी और सडनली मैंने देखा कि ये इसकी रुख बदल गई, इसने बताया भी नहीं। और एक दिन जाकर उसने एक हफ्ते के अंत में उसने जाकर राष्ट्रपति को कहा कि मैं अकेला बनाऊंगी, गठबंधन सरकार नहीं बनाऊंगी। सब हैरान हो गए कि सब मिल करके हुआ। मुलायम सिंह उस पर अड़ गए, कहा कि मैं तो ये मान नहीं सकता, ये तो विश्वासघात है। बाद में मुझे पता लगा कि इन्होंने वाजपेयी से समझौता कर ली थी कि क्वार्टरजी को छोड़ देंगे मलेशिया से, और ये इस सरकार को बनने नहीं देंगे, क्योंकि वाजपेयी नहीं चाहते थे कोई सरकार बने जिसमें मैं प्रमुख हूँगा। हम तो बड़ी पहले ही रहे वरिष्ठ मंत्री चंद्रशेखर की सरकार में, तो नंबर 2 होंगे कम से कम। 5 बार आप संसद भी रहे। तो ये विश्वासघात के बाद मैंने सोचने लगा कि ये कैसे महिला, तब मैंने जांच करना शुरू किया। फिर पता लगा इसकी कोई एजुकेशन ही नहीं है, झूठ बोली है कि कैम्ब्रिज में इसको डिग्री मिली। फिर मुझे पता लगा कि ये मूर्तियों की चोरी करती है, हमारी मंदिरों के। हाँ, मैंने कोर्ट भी गया था और नोटिस भी इशू था सीबीआई को। फिर सरकार गिर गई वाजपेयी की चुनाव में 2004 में, तो दब गई वो केस अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है जी कि आप लगातार कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देख रहे हैं, एक न एक पिटीशन डालते हैं, केस लड़ते हैं, आगे तक लेके जाते हैं, लेकिन क्या वो सारा का सारा भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं है? ये सवाल कई लोग पूछते हैं जी, और मैं उनका एक ही जवाब देता हूँ। मैं तो सरकार नहीं हूँ, मैं सीबीआई के डायरेक्टर नहीं हूँ। मेरे पास जो सीमित साधन है, समय है, उसमें मैं हमारे विरोधियों का तक कर सकता हूँ। अब हमारे में है तो एक तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। अब कांग्रेस में सरकार में है तो नहीं कर सकती, सरकार में नहीं है तब भी नहीं कर सकती। अब मैं अपने लोगों का करूंगा तो लोग कहेंगे अरे ये तो अपने घर के ही में आग लगा रहा है। लेकिन ये साहसी कारनामा कीर्ति आजाद ने कर डाला है। वो कीर्ति देखिए, ये साहसी ये आपकी बदमाशी है, इस पर रोकिए। ये क्रिकेट पर है, इसको पार्टी से कोई संबंध नहीं। क्रिकेट का और पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। तो वो क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट में जो घोटाला किया जैसे ये कहते हैं, उस पर उन्होंने खुलासा किया। इसमें हमारी पार्टी का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण पद पर है, वित्त मंत्री हैं और सारी जिम्मेदारी उनके पास उस वक्त। यही तो मैं इसको बदमाशी कहता हूँ। कीर्ति आजाद और कोई केस डाला? नहीं डाला, जो उनके सामने डाला। मैंने कितने डाले जी, लेकिन सारे आपने कांग्रेस के खिलाफ डाले हैं, पर तो समय का सीमा है ना जी। एक चीज को लूंगा तो बीच में छोड़ नहीं सकता जी। और जो मेरी साधन है उसके अंदर इन्होंने केस तो नहीं डाला, इन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पेश करेंगे तो मैं समझ सकता हूँ। तो अरुण जेटली जी ने अब मानहानि का जो दावा डाल दिया है वो मैं नहीं जानता हूँ, उसकी निजी मामला है। लगातार आज वो निजी मामला है, इसमें मत पड़िए। इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, हो ही नहीं सकता जी। इसमें पार्टी का क्या संबंध है? तो पार्टी को नेतृत्व करते हैं, वो वित्त मंत्री हैं, तो क्या है, तो उसके कल घर में झगड़ा हो जाएगा तो उसमें भी हमें पार्टी का स्टैंड लेना होगा? पार्टी का स्टैंड नहीं, आप मशहूर वकील हैं, ये सब उल्टा सुल्टा बात मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ जी कि ये पार्टी का विषय नहीं है, इसीलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा जी। अब वो ये है वो है, मुझे आप दलील मत दीजिए। नेशनल हेराल्ड में मुझे बताइए, नेशनल हेराल्ड आपने डाला, उसमें सारी दलीलें आपके सामने, आप ही ने उसको केस को आगे बढ़ाया, पेशी हो गई, अब दूसरी तारीख भी मिल गया। क्या लगता है कि कोर्ट का अगला रुख क्या होगा, किस तरीके से आगे? देखिए, इतना है कि जब मैंने पेश किया था सारा दस्तावेज और तर्क जी, तो मैजिस्ट्रेट कन्विंस हो गई, गोमती मनोचा बड़ी साहसी विवेकपूर्ण मैजिस्ट्रेट है, उसने कहा कि इसमें जरूर जब तक इसका खंडन नहीं होगा उनके तरफ से जी, आपने जरूर ये सिद्ध कर दिया है कि कोई अपराध हुआ है जी। अब हो सकता है इसके अनेक और एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, वो तो ट्रायल में ही पता लगेगा। ये हमारी सिस्टम है कि आप कहें कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो पिस्टल लेकर शूट कर रहा था, वो आदमी मर गया, तो
प्राइमा फेसी केस है कि इसी ने हत्या की। जी बाद में फिर उसमें ऑटोप्सी हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, उसमें पता लगा कि उसकी सारी गोली इधर उधर लगे पर कोई किसी ने वहाँ से किसी तीसरे व्यक्ति ने हाँ मारा, जी तो वो तो ट्रायल में निकलेगी। जी तो आज इनको अब सफाई देना है। जी मैंने जो प्रस्तुत करना था केस को मैंने प्रस्तुत कर दिया, उसमें आधार है और इसका खंडन होने के लिए ट्रायल होनी चाहिए, जी ये कर दिया तो आधा काम मैंने कर दिया है। जी अब इनको वो कहते हैं कि हम मासूम हैं, हम निर्दोष हैं, तो इसको अब सिद्ध करना होगा, वो ट्रायल में होगी। पहले वो बार बार मामला आपने किया था, मामला कोर्ट में था, लेकिन कांग्रेस इसको पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर रही थी। वो ये कह रही थी कि सरकार के कहने पे हो रहा है क्योंकि आप बीजेपी में, इस वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल राइवलरी है उसके तहत ये मामला बनाया जा रहा है। और बीजेपी खासकर के सेंटर बार बार इस बात को कहते रही, मंत्री भी कहते रहे कि ये हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट इसमें काम करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप ने खुद इसमें स्टेप लिया, किसी से कहीं से कोई आपको मोटिवेशन नहीं मिला। कल तक कांग्रेस कह रही थी जी कि स्वामी को उपेक्षा हो गई, उसको कोई परवाह नहीं थी, आप कहीं नहीं है, बकता है, ऐसे ही बोलता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। टीवी प्रोग्राम में मेरे मुंह पर कहते थे जी कि तुम्हारा क्या बीजेपी से संबंध है, तुम्हें कोई पूछता नहीं है। अब सडनली मेरे कहने पर प्रधानमंत्री ने किया या मैं उसका मुखौटा हो गया हूँ, ये सब कहने लगे। अब कांग्रेस को तो कुछ बोलने के लिए है नहीं जी, तो वो दुनिया भर के आरोप लगाते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है जी, तो मैं इसका क्या जवाब दूं। जी। इतना अरसा आपको हो गया, 5 बार आप सांसद रहे, जनता पार्टी का आपने विलय किया भाजपा में, आपने खुद कहा कि उसके बावजूद ठीक है अटल जी जब तक थे आपको नजरअंदाज किया गया। नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से आप हैं, आपकी जो पोजीशन है और जिस तरीके से आप कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो क्या बीजेपी आपको कोई ऐसी पोजीशन देगी कि नहीं देगी, या सिर्फ आप केस में लोगों को डालते रहेंगे और केस होते रहेंगे और सुर्खियां बनती रहेंगी? मैं केस डालता हूँ, अंत तक ले जाता हूँ। जी ठीक है, ठीक है, ये डालते रहेंगे, ये ऐसा इसको हल्का मत करिए, हल्का नहीं। आपने सारे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ किए और ज्यादातर उनको उतार दिया मैंने। वहाँ पर पार्टी का आदमी जो था रामकृष्ण हेगड़े, उसको मैंने उतार दिया था, जयललिता को जेल भेज दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस होगी क्योंकि वो हाई कोर्ट में जीत गई। तो मैं ये कहता हूँ कि अब इसको मैं इनाम के लिए कर रहा हूँ, पार्टी में कोई मर्यादा मिलेगी उसके लिए कर रहा हूँ, ये सब तो आपका अनुमान है। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस देश के सबसे बड़ी कैंसर है भ्रष्टाचार, उसके विरुद्ध में मुझे लड़ना है। मेरे पास वो योग्यता है, मेरे पास वो साहस है, मेरे पास जो एक व्यक्तिगत एक शुद्धता होनी चाहिए जिससे कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सके, जी वो है, और इसीलिए मुझे करना चाहिए। ये मैं कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कर रहा हूँ और उसके आगे जो भी आएगा उसको जहाँ ले जाना होगा, चाहे कोर्ट हो कचहरी हो, उसको अंतिम पड़ाव तक लेके जाऊंगा। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पूछेंगे स्वामी जी से कि काला धन कब आएगा और उस पर कैसे आगे रणनीति होगी। फिलहाल लेते एक ब्रेक। प्राइम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2015 जल्द आ रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम जी, आपने लगातार काले धन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जब बीजेपी नहीं आई थी तब भी और अब भी, लेकिन वो काला धन अभी तक वापस नहीं आया। कहाँ रुकावट लग रही है, किस तरीके का रुकावट है? हमारे वित्त मंत्री की मंशा जी, जिस रास्ते से काला धन आ सकता है वो हमारी पार्टी के संबंधित विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों और मैं सब मिल करके रिपोर्ट भी तैयार की थी। 4 रास्ते हैं।
जिस रास्ते को या अमेरिका ने एक रास्ता अपनाया, फ्रांस और जर्मनी ने एक रास्ता अपनाया जी। और इजिप्ट और फिर ये फिलीपींस, जी। ये अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। हम्म। और इसमें इन चारों रास्तों को एक साथ अपनाना चाहिए। जी। तो लगभग 2.5 लाख करोड़ नहीं 120 लाख करोड़ रुपए विदेशों में है, जी। वो आपको मिल सकता है। अभी जो वित्त मंत्री की जो रास्तें हैं वो है टैक्स का उपयोग करें, धमकी दें। जी। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, उससे देश का बड़ा भला नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। तो उस जो आपने अब रास्ते मैंने सुझाया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, उसने सुना नहीं, वो सुनते नहीं है। नहीं तो वो नहीं चाहते कि काला धन है, इस एक बहुत बड़ा मुद्दा था सरकार में आने से पहले। मैं तो मानता हूँ, और उसी की वजह से आपके मुद्दे तो अनेक हैं जी। काला धन भी है, राम मंदिर भी है, कई चीजें हैं, और इसीलिए हम चुनाव हारने लगे। यानी कि आप यही बड़ी वजह नजर आ रही है कि जो हमने वादे किए थे जनता वो उत्साह चलेगी। देखिए हमारी ग्राफ जो है लगातार हमारी पार्टी जनता के कारण नहीं हारती है जब कार्यकर्ता जब उत्साह से काम करते हैं जी। चना चबा के वो काम करते हैं जी। वो घर बैठ जाते हैं। अच्छा। हाँ, निराश हो जाते हैं जी। और तुम कितना भी प्रचार करो, जैसे वाजपेयी ने कहा इंडिया शाइनिंग, ये वो दुनिया भर की पब्लिसिटी, सारे आपके ओपिनियन पोल सब कह रहे थे जीत रहे थे, हार गए। जी। इस बार भी ऐसे हुआ, आप बिहार का एग्जाम्पल ले। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ हमारे कार्यकर्ता की है जी। वो है सिद्धांतिक तौर से हमारे साथ जुड़ा हुआ है जी। तो वो सिद्धांत में पीछे नहीं हटना चाहिए जी। मैं समझता हूँ ये करेक्शन होगा। राम मंदिर का मुद्दा उठा, वहाँ पे शिलान्यास पूजा किया गया, वहाँ पर तो होगा ही राम मंदिर। देखिए राम मंदिर, लेकिन जो मामला कोर्ट में है सुरौना जी, आप वकील भी, मुझे कोर्ट का लेक्चर मत दीजिए। नहीं, इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ कोर्ट में ही हम जीतेंगे जी। कोई जबरदस्ती आंदोलन नहीं होने वाला जी। मैं याचिका फाइल करने वाला हूँ। हमने एक सेमिनार, बुद्धिजीवियों के सेमिनार बुलाई है 9 तारीख और 10 तारीख अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के इलाहाबाद के इंस्टीट्यूट के जरिए दिल्ली में। उसमें निश्चित तौर पर हम रूपरेखा बनाएंगे। कोर्ट में जाकर मैं एक याचिका पेश करूंगा, उसमें हमारी जीत होगी जी। और मंदिर बनाने के लिए हमें अनुमति मिलेगी। पार्टी अपने लक्ष्य से हट रही है, जो वादे किए थे वो वादे कर नहीं रही। हर लक्ष्य से नहीं हट रही है। आपकी मानते नहीं, फिर आप जैसा दिग्गज नेता बीजेपी में बैठा हुआ है और उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, ये तो आपका कहीं बहुत बड़ा आपको अफसोस होता है ना। नहीं वो आपको अफसोस हो रहा है, आपकी जो मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। लेकिन कहाँ है बीजेपी, यूज क्यों नहीं कर पा रही उसको? अरे ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये तो आपकी शरारत के कारण आप पूछ रहे हैं। शरारत नहीं है। और क्या है? नहीं, मैंने कह दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ, 5 बार पार्लियामेंट मेंबर रहा हूँ, और मेरे सिद्धांत शुरू से है कि मेरे प्रारब्ध में जो लिखा वही होने वाला है जी। तो मैं तो किसी के पास जाकर MP भी नहीं मांगता हूँ, मिनिस्टर भी नहीं मांगता हूँ। तो मुझे क्यों दुख होना चाहिए? दुख आप जैसे शरारतपूर्ण लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं लड़ूं इस पर, मैं रुष्ट हो जाऊं और पार्टी का नुकसान करूं, यही है आपके पीछे। ये जनता है तो चौथा स्तंभ है। अरे तो जनता जाकर मोदी को कहे, मुझे क्यों कहें? मोदी जी सामने आएंगे तो जनता तो फिर इसीलिए ये मेरे साथ शरारत मत करिए, इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं जनता को चाहिए कि क्या जनता चाहिए तो जनता जहाँ पहुँचाना वहाँ। जो चुनाव होने हैं 2017 में जी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पौंडीचेरी में भी, केरल में भी, पंजाब में भी, क्या लगता है कि आगे की बीजेपी की रणनीति क्या होनी चाहिए जो दोबारा से रिवाइव कर पाए? रणनीति तो उत्तर प्रदेश के लिए राम मंदिर बनाना है जी, बस वो काफी है जी। तो क्या लगता है 2017 से पहले वो काम हो जाएगा? हो जाएगा, मतलब 2016 में हो जाएगा। 2016 में हो जाएगा? मैं करूँगा, कोर्ट के जरिए हो जाएगा। कोर्ट के जरिए होगा। अच्छा, उत्तराखंड में भी आपकी स्थिति है? अब वो तो छोटी मोटी स्टेट्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। एक हवा पैदा करने की बदल गए, अब लोगों को लगता है कि हाँ भ्रष्टाचार में लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये नेशनल हेल्थ के केस के पास एक उत्साह आ गई है जी। पार्टी कार्यकर्ताओं में, वो आते हैं मुझे मिलने के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं तो मेरा जो सोच है उसके अनुसार
29 तक बीजेपी को कोई हटा नहीं सकेगा, माने और 15 साल। और 15 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि पार्टी जो है जो सिद्धांत हम सीखने वाले लोग हैं ना, हम तो हमारे पत्रकार जैसे नहीं है जैसे सिर्फ विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण पत्रकार हम सीखा, मैं सिखा रहा हूँ, हम करेंगे जो कदम उठाना करेंगे। जी, अभी कांग्रेस को आपने वहाँ पर घेरा हुआ, फिर कोई ऐसा कोई नया मामला आपके पास है जिसको आप लेकर के जाएंगे? बहुत है, मुझे समय का सीमा है आपके पास। हाँ, ये कांग्रेस के बारे और खासतौर पर इस परिवार के बारे जिसको नेहरू गांधी परिवार। अब ये कहे जाए कि सुब्रमण्यम स्वामी करप्शन के खिलाफ है या पूरी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ है? नहीं, करप्शन कांग्रेस कर रही है इसीलिए खिलाफ है। तो कांग्रेस, मेरे नरसिम्हा राव काल में मेरी कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो मिनिस्टर रैंक पोजीशन में। राजीव गांधी जी थे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं कोई थी, बल्कि आप तो जब कांग्रेसमैन जैसे नरसिम्हा राव के छोड़ो मोरारजी देसाई के साथ में था। हाँ, तो इसीलिए कांग्रेस से मुझे, मेरे पिताजी तो कांग्रेस के थे बिल्कुल, और मेरे मामा जो थे, पिताजी के मामा, वो है सत्यमूर्ति, वो तो कांग्रेस का स्तंभ थे तमिलनाडु में। तो वो कांग्रेस से मुझे कोई नफरत नहीं। आज भी मैं कहता हूँ कि कांग्रेस में वो हिंदुत्व भावना आ जाएगी तो हम बीजेपी के साथ उनको जोड़ देंगे। तो अटल जी को लेके क्या फ्रैक्शन थे जो अटल जी? क्या अब वो चले गए, अब नहीं रहे राजनीति में, तो अब भूल जाना है जी। अब मैं उसको याद नहीं करता, उसको याद नहीं करते हैं। कोई ऐसी बात जिसे आप कहें कि देश में जो पूरा का पूरा व्याप्त भ्रष्टाचार है वो सही हो जाए, देश में जो एक प्रणाली है, तो लास्ट की जो बात कह रहे हैं हम लोग, हाँ, सबका साथ सबका विकास, वो कैसे हो जाए? हो जाएगा, वो तो हमारी ग्रोथ रेट 10% होनी चाहिए जी। वो हो सकता है, उसमें लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि ज्यादा बचाओ जी। बचाव करने के लिए टैक्स को अबॉलिश करो जी, रद्द कर दो, इनकम टैक्स को रद्द कर दो। 2780 वस्तुओं पर आपने एक्साइज टैक्स लगाई है, ये इसको कम करके 21 में लगाओ जी, क्योंकि इस 21 से आपको 90% मिल जाएगी और बाकी 10% बाकी 2000 जो भी है 2500 में आती है जी, वो सब छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार के सरलीकरण करते करते हमने नरसिम्हा राव के काल में, चंद्रशेखर के काल में सोशलिज्म छोड़ा, रूस की पिछलगू बनना छोड़ा, और देखिए ग्रोथ रेट 3.5% से 9% तक चली गई थी। आप बड़े अच्छे मैथमेटिशियन थे, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में भी आए, आपने खुद अपनी पार्टी में आप रहे जनता दल में, उसके बाद जनता पार्टी में रहे, जनता पार्टी से फिर आपने इसमें विलय कर दिया भाजपा में। हाँ। क्या मुझे लगती है आगे कोई और रास्ता है कि आप जहाँ पर अभी मौजूद हैं सैटिस्फाइड हैं, कहाँ जाना है? नहीं देखिए, ये तुम दोबारा शरारत मत करो। नहीं, मैं बहुत सीधी सी बात मैं सीधी बात जवाब दे रहा हूँ आपको, शरारत कर रहे हो, सीधी बात है। मैं आया था अमेरिका से, कहीं भी जा सकता था। मेरे पिताजी कांग्रेस थे, मेरे मामा कांग्रेस थे, सारा परिवार कांग्रेस थी। हाँ, आज़ादी आंदोलन में थे, बड़े बड़े लोग मेरे घर में ठहरते थे, कामराज हो, राजा जी हो, सब थे। तो मैं तो सबको जानता था। इंदिरा गांधी और मेरे पिताजी आपस में जानते थे। इंदिरा गांधी ने कई बार उनको कहा कि इनको जनसंघ में जाने मत दो। हाँ, मैं शुरू में आया, हो सकता मेरी माँ के कारण, माँ थोड़ी हिंदूवादी थी और उस कारण से मैं जनसंघ में आया जी। इन्होंने मुझे, कांग्रेस वालों ने बहुत तंग किया, मुझे पढ़ाने नहीं दिया, मेरे प्रोफेसर से मुझसे निकाल दिया जी। हाँ, मुझे मेरे ऊपर दुनिया भर की आरोपी लगाई जी। हाँ, तो फिर मैं राजनीति में आया, क्योंकि नहीं तो विदेश में वापस जाना पड़ता जी। तो ये परिवार, ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये मेरे लिए एक संरक्षक रहा है। तो नानाजी देशमुख को नानाजी थे, वो तो मेरे अपने बेटा जैसे, माधवराव मूले थे, बहुत थे। और आज भी जो स्नेह मुझे आरएसएस से मिलती है, बीच में मुझे गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने वाजपेयी को इतना समर्थन किया जी, तो उस समय थोड़ा रुष्ट था जी। परंतु बाद में जब आरएसएस के सरसंघचालक बने सुदर्शन जी, उन्होंने मुझे दोबारा आमंत्रित किया संघ कार्यालय में, फिर हम भूल गए जी। और अब बड़ी एक मात्र पे ये हिंदुत्व के लिए सब एक हुए, और जो स्नेह और समर्थन और एक उत्साह पैदा करते हैं मुझे, उससे मुझे और कोई पार्टी इस देश में नहीं है जी जिसमें रहने लायक जी।
इसलिए मैं ये इस पर आपको चिंता मत कीजिए। जी, मेरी कोई चिंता नहीं और हमें भी लगता है कि इसको भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये थे सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो बड़ी बेबाकी से अपने तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन कुछ बातों पे गोलमोल कर गए। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर उनका कहना है कि 2016 के खत्म होने से पहले पहले वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। हालांकि मामला पूरी तरीके से कोर्ट में है। फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्राइम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2015 जल्द आ रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है।